गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में हमारा चैप्टर चल रहा था लीडरशिप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की परिभाषा अर्थ को हमने पूरी तरह जानने का प्रयास पिछले लेक्चर में किया था। आज हम परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात नेतृत्व के अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो नेतृत्व की सबसे पहली विशेषता होती है व्यक्तिगत गुण। नेतृत्व जो है वो क्या होता है? नेतृत्व करने वाले नेता का व्यक्तिगत गुण होता है। कोई भौतिक गुण नहीं है जिसे आप देखकर पहचान लें, परंतु यह उसके व्यवहार से झलकता है, इसलिए उसको उसका व्यवहारिक गुण कहा गया है। नेता व्यवहार से अन्य कार्य करने वाले समूह में जो व्यक्ति होते हैं उनको अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करता है। बर्नार्ड ने यहाँ तक भी लिखा है कि नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है तथा उन्हें मार्गदर्शन करते हुए पहले वाले लक्ष्यों को जो निर्धारित किए गए हैं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरी विशेषता जो होती है वो है इसकी अनुयायी। नेता की कल्पना बिना अनुयायी के की नहीं जा सकती। कहते हैं कि नेता कब बनते हैं? जब आपके क्या होते हैं? फॉलोवर होते हैं। तो अनुयायी के बिना नेतृत्व नहीं किया जा सकता। अनुयायी का और अनुयायी के समूह के होने पर ही नेतृत्व किया जा सकता है। अगर अनुयायी नहीं है तो नेतृत्व हो ही नहीं सकता है। तीसरी विशेषता होती है प्रभावित करने की कला। नेतृत्व का तीसरा लक्षण होता है कि नेतृत्व के अंतर्गत नेता अपने जो अनुयायी हैं यानी फॉलोवर हैं उसको इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वह अपनी इच्छाओं को छोड़कर नेता की इच्छा से कार्य करने के लिए स्वयं से तैयार हो जाते हैं। नेता अपनी जो इच्छाएं होती हैं वह कभी अधीनस्थों पर, अनुयायियों पर थोपता नहीं है, बल्कि हमेशा कर्मचारियों को अपने आप स्वेच्छा से अपने द्वारा बताए मार्ग पर चलने के लिए और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो एक्चुअली में नेतृत्व की क्या विशेषता है कि नेतृत्व प्रभावित, दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की कला है। ठीक है। चौथा है हितों की रक्षा। आप सभी जानते हैं नेतृत्व और उसके अनुयायियों के हित हमेशा एक समान होने चाहिए। जब हम कार्य करने वालों की सोच अलग होगी, यानी नेता की सोच अलग और हमारी सोच अलग होगी, तो कभी भी नेतृत्व प्रभावशील नहीं हो सकता है। इसलिए नेतृत्व में नेता और उसके अनुकरण करने वाले व्यक्तियों के हित एक समान होने चाहिए। जॉर्ज टर्री ने तो यहाँ तक लिखा है कि नेतृत्व पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों को स्वैच्छिक प्रयास करने की क्या देता है? प्रेरणा देता है। अगला पॉइंट आता है नेतृत्व क्षमता विकसित की जा सकती है अथवा प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि हमने सुना है कि नेता तो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ये परंपरा आज के आधुनिक परिवेश में बिल्कुल पलट गई है। आज नेतृत्व के अंदर जो गुण होने चाहिए, जैसे कि हम दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना, पहलपन, आत्मविश्वास, अधिकार, ये सब क्षमता प्राप्ति करने के लिए हम शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा व्यवस्थित विकास को कर सकते हैं। प्रोफेसर रॉस ने कहा है कि नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है। ठीक है। हमारे को अपने पेरेंटल भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो मिलते हैं, जो हमें नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा विकसित कर सकते हैं और इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। छठा पॉइंट जो आता है वो है पारस्परिक संबंधों पर आधारित। नेतृत्व है वह परस्पर आपसी संबंधों पर आधारित होती है। ये आपसी संबंध किस में होते हैं? नेता और अनुयायियों के मध्य, नेता और नेता के मध्य, अनुयायी और अनुयायियों के मध्य, अथवा अनुयायियों के एक विशेष समूह और नेता के मध्य पाए जा सकते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट जो कहते हैं अनुकरणीय आचरण। नेता के अनुयायी सर्वाधिक उसके आचरण से प्रभावित होते हैं। मैं आपको बता दूं कि नेता बनते नहीं हैं, नेता बनाए जाते हैं। नेता कैसे बनाए जाते हैं? क्योंकि जो नेता का जो आचरण होता है
वह अनुयायियों के लिए एक आदर्श होता है। अर्थात वह अपने नेता को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में समझते हैं तथा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कॉपी करना चाहते हैं। अर्थात उसके बताए हुए कार्य, उसके लक्षण जो होते हैं, उसके अंदर जो उसका आचरण होता है कि वे क्या करता है, कैसे करता है, क्या लिखता है, क्या बोलता है, वो सब उसे इतने प्रभावित करते हैं कि वह दूसरों के कार्य के अपने जो करने के तरीके होते हैं उनको छोड़कर उसके आचरण को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित हो जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि नेता की कथनी और करनी, यानी नेता का आचरण बहुत आदर्श होना चाहिए। वह ऐसे कार्य जैसा कि वो बोलता है वैसा ही उसे करना चाहिए, क्योंकि उसके आचरण है वही उसके अनुयायियों को प्रभावित करता है, इसलिए उसका आचरण आदर्श होना चाहिए। 8वां पॉइंट है गतिशील प्रक्रिया। नेतृत्व भी एक निरंतर चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप सभी जानते हैं वातावरण परिवर्तनशील है, तो जब नेतृत्व का भी कार्य संगठन की स्थापना से लेकर और अंत तक उसकी विद्यमानता तक चलता रहता है, तो जब भी कोई परिवर्तन होता है तो आपके नेतृत्व करने के अंदर भी क्या होता है, तकनीकों में भी परिवर्तन होना ज़रूरी है। अर्थात सीधा सीधा बोलें तो सभी शैलियों और तकनीकों को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। परिस्थितियाँ बदलेगी तो आपको भी अपने नेतृत्व करने के तरीके को परिवर्तन करना चाहिए। फिर आता है 9वां पॉइंट, औपचारिक और अनौपचारिक नेतृत्व। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से किया जा सकता है। संस्था में प्रबंधक की स्थिति में आप औपचारिक प्रबंधक होते हैं, तो आप जब अपने कार्य करने वाले अधीनस्थों के ऊपर लीडरशिप करते हैं तो ये औपचारिक संबंधों के तहत होता है। तो कभी कभी इसे अनौपचारिक रूप से भी नेतृत्व प्रदान करना होता है। अगला और लास्ट पॉइंट हमारा वो है कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। आप सभी जानते हैं प्रबंधक को उसके पास जो सत्ता और अधिकार प्राप्त होते हैं वह उनका प्रयोग कर कर अपने अधीनस्थों से कार्य कराता है, जबकि जो नेता होता है वह जो होता है अपने अनुकरणीय आचरण से, अपने नेतृत्व क्षमता से, अपने व्यक्तिगत गुण से दूसरे कार्य करने वाले व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य कराने के लिए क्या करता है, तत्पर करता है, प्रोत्साहित करता है। इसीलिए सभी प्रबंधक नेता नहीं हो सकते। प्रबंधक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सत्ता का प्रयोग करना उनके लिए अनिवार्य होता है, लेकिन नेता कभी भी अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है। इसीलिए प्रबंधक का एक अच्छा नेता होना भी जरूरी है। यानी अगर एक प्रबंधक होने के साथ साथ उसमें नेतृत्व करने की क्षमता भी है तो डेफिनेटली वह ज़्यादा अच्छा कार्य करके संस्था को लाभान्वित कर सकता है। लेकिन हर नेता प्रबंधक हो ये ज़रूरी नहीं होता है। सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं, इसीलिए नेतृत्व और प्रबंधन में अंतर पाया जाता है। आप सभी को मैंने